विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रधान शिक्षक के एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। और थोड़ा आज 20 क्वेश्चन की जगह में मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आया हूं और थोड़ा स्पीड चलने का प्रयास करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ इसका है सो मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से और 18 वर्ष की आयु से। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है वो आपका 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। आंसर याद रखिएगा, कार्ल रोजर्स। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो आंसर याद रखिएगा, कार्ल रोजर्स। याद रखिएगा, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय जो है वो आपके कार्ल रोजर्स साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पियाजे साहब, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सजीव चिंतन। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ था, पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सजीव चिंतन, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ आपका B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नाम चॉम्स्की और चौथा ऑप्शन है आपका E.C. टॉलमेन। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाम चॉम्स्की, ऑप्शन सी। मैंने पहले ही बताया, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है। एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। ऑप्शन दिया हुआ है, अंक गणितीय, सदृशता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्रपूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चित्रपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारात्मक, तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक अवस्था समूह और चौथा ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक। तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक इसका आंसर हो जाएगा, जो 4 से 5 वर्ष के अनुभव पर आधारित था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो है वो डार्विन ने लिखी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता और मानक, अर्थात तीनों। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। और जब भी उपरोक्त सभी का बात आता है तो याद रखिएगा, ऐसे में उपरोक्त सभी को ही टिक मारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 99% जो है उपरोक्त सभी आंसर ही सही होता है, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट कम है तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, स्किनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन दिया हुआ अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है वो अधिगम एवं वृद्धि होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ,
विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ऑप्शन दिया हुआ था ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो विकास में अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि का मतलब आकार में वृद्धि भी होगा, सोच में वृद्धि भी होगा और समझ कौशलों में वृद्धि होगा, तभी हम कहेंगे कि विकास में वृद्धि हो रही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन आपका वृद्धावस्था। तो याद रखिएगा तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है, इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट अवस्था है, सो किशोरावस्था को भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है, ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो याद रखिएगा बालक का विकास का जो परिणाम होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उसमें प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो याद रखिएगा शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो आपका स्नायुमंडल से होता है। अगला क्वेश्चन श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट लिखने समय याद रखिएगा जो भी आप लिखेंगे वो समझिए कि बच्चा अपना कॉपी में नोट करता है तो वो बच्चे के दिमाग में भी छप गया, अर्थात हमें लिखने समय ध्यान देना होगा कि स्पष्ट हम लिखें और शुद्ध शुद्ध लिखें। तो ऑप्शन में चलते हैं अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना और छोटे अक्षरों में लिखना। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन दे देगा कि किनके अनुसार जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो याद रखिएगा पियाजे के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया हुआ लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और चौथा ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होती है। याद रखिएगा लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार से बुद्धि में कोई समानता नहीं होती है, किसी क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं तो किसी क्षेत्र में लड़के आगे हैं और सेम क्षेत्र में लड़के भी बेहतर कर सकते हैं और सेम क्षेत्र में लड़कियां भी बेहतर कर सकती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य है, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी। मैंने पहले भी कहा अगर बात आती है उपरोक्त सभी का तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उपरोक्त सभी ऑप्शन के साथ ही चले, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैंने पहले के वीडियो में बताया था जो टीचर जो होते हैं वो परामर्शदाता कहलाते हैं, वो परामर्श करता है। तो अगर हम परामर्श बच्चे को दे रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को समझना अति आवश्यक है और बच्चों को अगर हम समझ गए तो बच्चों में क्या कमी है उस कमी का हम पता करेंगे, तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आपका है बच्चों को समायोजन में सहायता करना, तो बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बिहेव करेंगे ताकि बच्चों के साथ समायोजन है सो हो सके। तो तीनों ऑप्शन आपका होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन दिया हुआ है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये हो सकता है कि इसका आंसर होगा। तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, केवल शिक्षा पर मूल्यांकन करने से बच्चों की जो नैतिकता है उसे हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना, तो हम केवल प्रातःकालीन सभा जो होता है प्रार्थना जो होता है उसमें बच्चे को हम उपदेश दें सिखाएं, तो उससे हम नैतिकता का विकास हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे जो हैं शिक्षक के काफ़ी करीब होते हैं और शिक्षक के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो अगर शिक्षक आदर्श नहीं होगा और शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो बच्चे भी गलत व्यवहार सीखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है टीचर को अपना रोल मॉडल समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खाली स्थान काव्य का।
तो याद रखिएगा शिक्षा में फ्रोबेल जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसे सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो याद रखिएगा एक अच्छा शिक्षक की पहचान है जो बच्चों में सहयोग की भावना को विकसित करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन दिया हुआ है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो शिक्षा जो है वो एक दान होता है। तो शिक्षा एक दान है, तो हम केवल आजीविका कमाने के लिए अगर काम करें तो वो अच्छा शिक्षक की पहचान नहीं है। दूसरा ऑप्शन को छोड़कर हम तीसरा ऑप्शन में आते हैं, केवल पढ़ना और लिखना सिखा दे। तो ये एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं है कि केवल बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दे। अगर ऐसा काम करते तो केवल हम बच्चे को साक्षर कर रहे हैं, उनमें हम गुणवत्ता नहीं ला रहे हैं। और चौथा ऑप्शन था बौद्धिक का विकास। तो केवल बौद्धिक विकास से हम शिक्षक का जो दायित्व है वो पूरा नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चे को हम जब तक चातुर्दिक विकास नहीं करते हैं अर्थात सर्वांगीण विकास नहीं करते हैं तो शिक्षक का जो काम जो है कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकती है। ऑप्शन ए। चलिए याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना जो है वो आपका वर्ष 2004 से शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया है, तो 2001 ईस्वी से। एक चीज़ और याद रखिएगा, बच्चे का जो मौलिक अधिकार है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं उसमें वर्णित है। और आरटीई एक्ट कब लागू हुआ अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली स्थान में निकाला गया। तो याद रखिएगा स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा जो है वो 1998 ईस्वी में निकाला गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय की संरचना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की लिखावट। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय की संरचना बहुत अच्छा है और वहाँ पर बहुत अच्छे अगर शिक्षक नहीं है तो वहाँ पर शिक्षण कार्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकता है। और शिक्षक को विषय वस्तु का बहुत अच्छा ज्ञान है तो संरचना कैसा भी हो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, तो योग्यता कोई मायने नहीं रखता है, मुझे विषय वस्तु में कितना पकड़ है, किसी कंटेंट का कितना मुझे नॉलेज है, वही है सो बच्चे में एक प्रकार से कंटेंट को परोसने का काम करता है। इसीलिए योग्यता कोई मायने नहीं रखता है, मिनिमम जो योग्यता है वो बस शिक्षक की होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था शिक्षक की लिखावट, अगर शिक्षक का लिखावट सही नहीं है और शिक्षक के पास विषय वस्तु की अच्छी समझ है तो वो उस कंटेंट को बच्चे के सामने अच्छे से रख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षक को विषय की समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए और छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो याद रखिएगा अगर हम टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं
तो टीएलएम का उपयोग शिक्षक क्यों करते हैं? तो टीएलएम का उपयोग करते हैं कि मैं जो विषय वस्तु को बच्चों के सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे और रोचक तरीके से और बेहतरीन तरीके से बच्चों के सामने रख सकें। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षण को और रोचक बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, और चौथा हो गया वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर बार बार शिक्षक जो है बच्चे के अभिभावक को या माता पिता को बुलाते हैं और अभिभावक या जो माता पिता हैं वो नहीं आते हैं, तो शिक्षक को स्वयं जा कर के उनसे मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बंटित, समूहित, अंतरालित। तो याद रखिएगा इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एक महत्वपूर्ण कार्य। तो याद रखिएगा कि पाठचर्या का निर्माण जो है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच और व्यक्तिगत रूप से। तो याद रखिएगा, बच्चे की अगर प्रशंसा अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम एकांत में ना करें बल्कि हम लोगों के बीच में करें, ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हों। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो याद रखिएगा, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अंक सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंग के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे सरकार जो है वो विद्यालय में स्मार्ट क्लास की ओर ज़्यादा वो ध्यान है सो दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक अनुसंधान के अनुसार ये पता चला है कि 85% जो विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई में दृश्य और श्रवण अंग के माध्यम से अच्छे तरह से कोई भी कंटेंट को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 85%। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कि ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि वर्ग कक्ष के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी ऑफिसर हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है कि कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो याद रखिएगा कि जब किसी टीचर को अफसर जो हैं हावी होंगे और उसको विवश करेंगे, बात यहाँ विवश करने की हो रही है, उसे विवश कर रहे हैं कि दूसरा काम को वो करे, तो उस कंडीशन में शिक्षक जो है उसका गुणवत्ता जो है वो घटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ एक लाल रंग की किताब होगी जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिखा हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतत मूल्यांकन, अर्थात चातुर्दिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक शिक्षक को समाज में तभी सम्मान मिलेगा जब वह आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपना ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होगा। ये तीनों जब होगा तो शिक्षक को निश्चित रूप से समाज में सम्मान है सो मिलेगा, सम्मान है सो शिक्षक का बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा,
केवल समस्या को हल कर देने से अधिगम को उचित नहीं माना गया है। विशिष्ट हुनर हो और बच्चे जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। और आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, बहुत अच्छा आचरण है लेकिन जो कंटेंट है उसे बच्चे के सामने परोसने का तरीका मालूम नहीं है, कंटेंट में पकड़ अगर शिक्षक का नहीं है तो भी आपका बेहतर शिक्षा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है प्रभावकारी तरीके से अगर हुनर को सीखेगा, जब तक कि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर और खुद करके। अगर अवलोकन किए और अवलोकन करने के बाद हम उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम उसे बाद में भूल जाएंगे। सुनकर याद तो हो जाएगा लेकिन बाद में हम भूल जाएंगे। पढ़ करके हम केवल याद कर सकते हैं, उस हुनर को सीख नहीं सकते हैं। और खुद करके अगर हम सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हम प्रभावकारी तरीके से उसे सीख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, खुद करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। तो याद रखिएगा वर्णमाला की पहचान जो है वो 3 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो याद रखिएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी के सभी पक्षों को वह जाने समझे, तभी जा करके हम बच्चे में सर्वांगीण विकास जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन दिया हुआ है समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, तीसरा ऑप्शन है अधिगम स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन आपका है समूह निर्देशन। तो याद रखिएगा शब्द जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है वो गहन संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा स्फूर्ति अवस्था जो होता है वो आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? याद रखिएगा यह जो शब्द जो है वो रास का है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो याद रखिएगा यह रास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन। ऑप्शन दिया हुआ है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो याद रखिएगा संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया हुआ है विकास जो है पूर्वानुमेय होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विकास रेखीय होता है और चौथा ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा विकास जो है एक रेखीय होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मैंने पहले भी बताया था कि अगर उपरोक्त सभी का बात आएगा तो ध्यान से क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी पढ़ेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर जो है उपरोक्त सभी ही होता है। अगर थोड़ा भी डॉट लग रहा है तो जो आंसर जो होगा उपरोक्त सभी में ही करेंगे। तो याद रखिएगा शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है उसमें आपका स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें भी वृद्धि होते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है समानता, भिन्नता, प्रत्ययगमन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका अभिप्रेरणा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, अर्थात समानता, भिन्नता और प्रत्ययगमन जो है वो आपका वंशानुक्रम का निकाय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी जो है क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया है, इसीलिए इसका आंसर आपका है सी, क्रो एंड क्रो। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा जो आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और चौथा ऑप्शन है आपका मानसिक विकास में तीव्रता। यहाँ बोल रहा है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब बात होगा नहीं का, तो नहीं है जब भी बोले तो उसमें ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका हड़बड़ी में आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, तीसरा ऑप्शन है नैतिकता का होना और चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में जो शारीरिक का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है, इसीलिए यह आंसर आपका होगा। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता। तो आप ये बताइए कि बच्चे जो होते हैं वो दूसरे पे निर्भर ही होते हैं। शैशवावस्था क्या, किशोरावस्था में भी बच्चे जो हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ शैशवावस्था का बात है तो दूसरा अवस्था ये भी आपका सही हो जाएगा, अर्थात शैशवावस्था की विशेषता में ये भी होगा कि वो दूसरे पर निर्भर होता है। चूँकि मेरा क्वेश्चन बोल रहा था कि नहीं है, तो तीसरा के बाद हम चौथा ऑप्शन जाते हैं। यहाँ बोल रहा है मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो शैशवावस्था में नैतिकता जो होता है उसी का जो विकास जो है वो बहुत ही धीमी गति से चलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना, अर्थात शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका चिंतन प्रक्रिया। फिर से देखिए, फिर यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो हम विशेषता पे चलते हैं। तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, इसके पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें भी यही ऑप्शन था। तो सीखने का जो प्रक्रिया होता है उसमें काफ़ी तीव्रता होती है, इसलिए यह विशेषता में हो जाएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे जो हैं वो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए दूसरा भी विशेषता में होगा। यहाँ पूछा है नहीं है, इसलिए दूसरा भी होगा में होगा, इसलिए यह भी आंसर आपका गलत हो गया। तीसरा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बच्चे में अनुकरण द्वारा सीखने की काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, इसीलिए यह भी आंसर, ये क्वेश्चन है उसके अनुसार यह भी जो ऑप्शन है वो भी आपका गलत हो जा रहा है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, चिंतन प्रक्रिया, अर्थात शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया जो है उसका विशेषता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा हरलॉक के अनुसार हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो याद रखिएगा बिग व हाइट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं,
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर से यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को, उसके बाद आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो याद रखिएगा मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट जो है ये मानव विकास के सिद्धांत हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और फिलहाल जो प्रधान शिक्षक बहाली का सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन है, उम्मीद है कि ये 25 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकती है। और अगर किसी प्रकार से समस्या होती है तो उसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट में आप लोग देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के समाजी शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो याद रखिएगा कि निचली कक्षा का बात बोल रहा है, तो यहाँ पर खेल विधि को सर्वोत्तम विधि भी कहा गया है शिक्षण विधि में। तो ये जो होता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये काम करता है। चलिए ठीक है, तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।